नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुलाम अहमद मीर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इस बात की घोषणा कर दी, झामुमो कांग्रेस 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, बाकी बची हुई 11 सीट इंडिया गठबंधन में शामिल राजद माले को दी जाएगी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ वाम दल भी जुड़े हैं और उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी पिच पर डेब्यू करने जा रही हैं। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई है। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी रोड शो निकालेंगी। बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 राज्यों की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उनमें राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रिटेन दौरे पर हैं और ऐसे में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ब्रिटेन के निवेशकों तक पहुंचने के प्रयास को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कई ब्रिटिश कंपनियों के साथ बैठकें की हैं और कल शाम लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया। इसके अलावा राज्य के अंदर खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में राजस्थान रॉयल्स टीम और क्रिकेट टीम के मालिक रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत इसमें स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल चिकित्सा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिटनेस और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली ब्रिटेन की कंपनी के आला अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्यापार करने का आमंत्रण भी दिया। 9 नवंबर से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की संभावना है और प्रदेश में मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। मनवीर सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अब जल्दी ही यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है और जल्द ही अब इस ड्रॉप को कैबिनेट में लाकर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी, जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस तक उत्तराखंड को यूसीसी मिल जाएगी। और यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में ये वायदा किया था कि प्रदेश को यूसीसी मिलेगा और आज उत्तराखंड को यूसीसी मिल चुका है, जो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा, उसके बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। और आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही कुछ चीजों को देश में लागू करना चाहती थी, जिसमें एक यूसीसी भी है, लेकिन वो इसे देश भर में लागू नहीं कर पाए, तो उन्होंने उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आजम खां को सीतापुर जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। उनकी सुरक्षा में 5 सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां तैनात कर दी गई है। आजम खां सफेद रंग की गाड़ी में जेल से निकले हैं। गाड़ी के अंदर से ही उन्होंने पर्दा हटाया और मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का शीशा लॉक होने की वजह से मीडिया से बातचीत नहीं कर सके और इस दौरान आजम खां स्वस्थ दिखाई दिए। आजम खां पर गवाही को धमकी, जी हां, गवाह को धमकी देने का भी आरोप है और इसी मामले में उनकी कोर्ट में पेशी हो रही। सरायल खंसी थाने में घोसी के सांसद राजीव राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सांसद अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करने गए थे और वहां पर डॉक्टर से बहस हुई थी। चिकित्सक ने गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार बुधवार को जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान घोसी सांसद राजीव राय और डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के बीच में तीखी कहासुनी हो गई। बताइए भी जा रहा है कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस प्रकरण में शुक्रवार को एक नया मोड़ तब आया जब डॉक्टर ने सांसद के खिलाफ सरायल खसी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और तहरीर में डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि घोसी सांसद राजीव राय 10 से 15 लोगों के साथ मेरे चैम्बर में आए और मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने लगे। डॉक्टर ने सांसद द्वारा मेरे ऊपर मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने का भी आरोप लगाया। वहीं यूपी के कुशीनगर की सबसे पुरानी नगर पालिका पडरौना नगर पालिका की एक अनूठी पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। स्वायत्त संस्था नगर पालिका ने साधु संतों की सेवा योजना को बोर्ड में सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके बाद ये देश का पहला ऐसा नगर पालिका बन गया है जहां पर मौजूद सभी मंदिरों के पुजारियों को प्रति महीने 1500 रुपए पारितोषिक मिलेगा। बता दें आपको कि इस योजना से नगर क्षेत्रों के सभी साधु संतों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए नगर पालिका के प्रति आभार भी जताया है। आजादी से पहले नगर क्षेत्र के रूप में घोषित पडरौना को सन 1974 में नगर पालिका का दर्जा मिला। 2006 में विनय जायसवाल की भाभी सरोज देवी नगर अध्यक्ष बनी और विनय जायसवाल प्रतिनिधि के रूप में कार्य शुरू कर चुके हैं। 2016 में विनय जायसवाल को दूसरी बार पडरौना नगर पालिका का कमान संभालने का मौका भी मिला। इस दौरान कोरोना की मार झेल रहे लोगों की निस्वार्थ सेवा के चलते विनय जायसवाल नगर क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी चर्चा का विषय बन गए। विनय जायसवाल ने पथिक वाहन सेवा, रोटी बैंक, महंत अवैद्यनाथ हाईटेक लाइब्रेरी सहित कई अनूठी योजनाएं शुरू की। कोरोना के दौरान पडरौना नगर पालिका ऐसा नगर पालिका बना जहां पर नगर पालिका के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। अपने कार्यों के चलते 2023 में विनय जायसवाल फिर से तीसरी बार पडरौना नगर के अध्यक्ष चुने गए। इस बार नवरात्रि पर साधु संत योजना चलाकर विनय जायसवाल ने एक नई
योजना की नींव रखी। विनय जायसवाल ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये कार्य शुरू किया है। इस योजना के साथ ही सर्वसम्मति से पारित होने के बाद नगर पालिका क्षेत्र के करीब 120 पुजारियों को ये लाभ मिलना शुरू होगा। इसको लेकर साधु संतों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए नगर पालिका परिषद के प्रति आभार जताया है। पटरौना नगर पालिका हर वर्ष अपने नए नए अनूठे पहलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। कभी रोटी बैंक, कभी पथिक सेवा, या फिर अगर हम बात करें निःशुल्क एम्बुलेंस या फिर हाईटेक लाइब्रेरी की, ऐसे तमाम सेवाएं हैं जो कि पटरौना नगर पालिका चला रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार एक ऐसा पहल पटरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल जी ने किया है जो कि सनातन धर्म को उठाने को, चूंकि इनका नाम भी योगी सेवक के नाम से जाने जाते हैं, तो हम इनसे बात करें क्या योजना सीधे इन्हीं से जानते हैं। कभी एक योजना की शुरुआत की है, कैसी योजना है, क्या है इसमें? इस समय देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य महाराज श्री हैं और पूरे देश में उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। और उसी के निमित्त जिस चीज की कल्पना हम लोग कभी किया करते थे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, हमारे मंदिरों मठों की रक्षा कैसी होगी, मंदिर मठ पर रहने वाले हमारे जो मठाधीश हैं, जो हमारे पुजारी हैं, उनकी रक्षा कैसी होगी। आप लोग पहले भी देखते होंगे, आज के 10 साल पहले की जो सरकार थी उस समय स्थिति इस देश की क्या थी और आज इस देश की स्थिति क्या है। उसी के निमित्त पटरौना नगर पालिका ने बैठक किया। हमारे नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोगों ने बैठकर बोर्ड में यह निर्णय लिया कि क्यों न जो मंदिर के पुजारी हैं लोग, उनको भी कुछ उनके व्यवस्था के लिए कुछ किया जाए। तो नगर पालिका ने यह तय किया, नगर पालिका बोर्ड ने यह तय किया कि जो भी नगर पालिका क्षेत्र में जो भी मंदिर हैं, वहां पर रहने वाले सभी जो हमारे पुजारी हैं, उनको 1,500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस तौर पर ये अध्यक्ष विनय जायसवाल जी थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मां के सेवक, देवी देवताओं के सेवकों को कुछ पारितोषिक देकर एक सेवा भाव प्रकट किया है और कहीं न कहीं यह प्रदेश नहीं देश का एक अनूठा पहल है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। बढ़िया माइक है। प्रधान सेवक हूँ, जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ये जो अनुदान के रूप में करना चाहते हैं वो बहुत सर्वोपरि है, बहुत उत्तम है, पारितोषिक है। माता जी करें कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे। माता जी कृपा से जो कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। विनय जायसवाल जी जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। यही राम राज्य का पहल है। अच्छा किए हैं हमारे पटरौना के चेयरमैन साहब श्री विनय जायसवाल जी, जो हम लोग के विषय में चिंता किए। असल में हम लोग ठाकुर की सेवा करते हैं और ठाकुर कोई ना कोई माध्यम बनाकर हम लोग के लिए विषय में चिंता करने के लिए भेज देते हैं। विनय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर काम किया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की इमारत पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इजराइल में हाइफा के सरिया इलाके में ये हमला किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ एक यानी कि यूएवी लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आईडीएफ का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे और इजरायली मीडिया के अनुसार दक्षिणी हाइफा के केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास स्थान के पास एक ड्रोन में धमाका हुआ और लक्ष्य को भेदने में सक्षम था। ड्रोन, जो कि जानकारी सामने निकलकर आ रही है, उससे पता चला है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया है कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ है और उसके इलाके में घुस गया।
विमान कंपनियों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर से 10 अलग अलग फ्लाइट्स में बम रखने की धमकी मिली है, जिसके बाद एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया है। इसमें 5 फ्लाइट इंडिगो और 5 फ्लाइट अकासा एयरलाइंस की है। इंडिगो ने अपनी 2 फ्लाइट्स को लेकर बयान जारी किया है। एक बयान में इंडिगो ने कहा है कि मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E17 से जुड़ी हुई स्थिति से अवगत है। हमारे यात्री और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बयान में इंडिगो ने कहा है कि हम दिल्ली से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E11 से जुड़ी स्थिति से वाकिफ है। हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। बांका जिले के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के शुभगंज इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग में नगरडी मोड़ के पास करीब 250 कांवड़ियों की भीड़ को अनियंत्रित 4 चक्का वाहन ने कुचल दिया, जिससे कि 3 महिलाओं और 1 पुरुष कांवड़िये ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दर्जन भर कांवड़िये बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही कुछ जख्मियों को एम्बुलेंस के फुल्ली डूमर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी जख्मियों को मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। कुछ जख्मियों को अमरपुर और कुछ स्वजन अपने जख्मियों को निजी अस्पताल में भी इलाज के लिए ले गए। घटनास्थल पर मृतकों के शव पड़े हुए दिखाई दिए और ऐसे में काफी देर बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घटना की सूचना देने के बाद भी देर से पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने अमरपुर पुलिस के साथ मारपीट की और गाड़ी में आग लगा दी। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सड़क पर आने जाने वाले यात्री भी वापस लौट गए और फुल्ली डुमर पुलिस भी निष्प्रभावी हो रही थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर 2 गुना लाभ कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड फरार हो गया है। बता दें आपको कि जो हो गया था भुवनेश्वर साहू को फिलहाल पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भुवनेश्वर साहू का साथी मनोहर साहू भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पहले ही आरोपी शत्रुघ्न वर्मा गिरफ्तार किया जा चुका था। भुवनेश्वर साहू ने लगभग 300 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करीब 100 करोड़ रुपए ठगे हैं। आरोपी भुवनेश्वर साहू इस धंधे में आने से पहले ठेले में चाय बेचने का काम किया करता था। आरोपी भुवनेश्वर साहू द्वारा ठगी की रकम से खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति को पुलिस की टीम द्वारा चिन्हित करते हुए सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि भुवनेश्वर साहू और मनोहर साहू के बैंक खातों को भी होल्ड कराया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां पर मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा का एक मामला सामने आया है। मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार इलाके का है, जहां पर अल्टरनेट पब्लिक स्कूल में मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा कराई जा रही थी। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और छापामारा किया, जहां पर परीक्षा के फर्जीवाड़े में शामिल 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने स्कूल से सैकड़ों प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं भी बरामद कर ली है। पुलिस मामले की आगे की छानबीन में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से, जहां पर एक बार फिर से कस्टम विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त करने के बाद उसे कुचलकर जमीन खोदकर नष्ट किया गया है। कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से खासकर जो चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्कर हैं उनमें हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी कस्टम विभाग द्वारा चाइनीज लहसुन को नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन कभी तस्कर तो कभी स्थानीय ग्रामीण जमीन खोदकर लहसुन को चुरा ले जाते थे। लेकिन इस बार कस्टम विभाग द्वारा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए महाराजगंज के निचलौल नगर पंचायत के घोड़हवा वार्ड स्थित दामोदरी पोखरी पर इसे बुलडोजर से कुचलने के साथ ही जमीन खोदकर गड्ढे में दफन किया गया।
गाजीपुर के 423 प्राथमिक विद्यालय पूर्ण रूप से बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद बीएसए हेमंत राव ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये जिले के 423 प्राथमिक विद्यालय हैं जो गांव के विभिन्न मजरे में हैं और वहां पर छात्रों की संख्या 50 से कम है। उन विद्यालयों के टीचर्स और बच्चों को पास से दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा और उन विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। शासन के द्वारा निर्देश मिले हैं कि 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को बंद कर पास के दूसरे विद्यालयों में अगले महीने से शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से बच्चों को पढ़ाने और अन्य सुविधा देने में भी सहयोग मिलेगा और बच्चों को निपुण बनने में मदद मिलेगी। 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है जिनकी कुल संख्या 423 है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।